नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो हम दोनों एक बार फिर से लेकर आए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर खबर होगी जो दिन भर आज सुर्खियों में बनी रहेगी। बिल्कुल आपको बताएंगे, अखबार पढ़ने की भी आपको उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तमाम खबरें, फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, देश दुनिया हो, हर खबर हम आपके सामने इस बुलेटिन के जरिए रखेंगे। तो हम दोनों तैयार हैं, आप सभी लोग भी तैयार हो जाइए और शुरुआत कर लीजिए फिट इंडिया सुपर हिट बुलेटिन के साथ अपनी सेहत बनाने का और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। वैसे दीपिका, दिल्ली में ठंड इतनी ज्यादा है कि आप खुद ही देख रहे होंगे, हम बाहर जाना भी अवॉइड कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो वर्कआउट है वो जिम में हो जाए और जिम के साथ ही साथ हम आपको सारी खबरें भी बता दें। लेकिन दिल्ली में सियासी पारा बहुत बड़ा हुआ है। एमसीडी में कल क्या हुआ देखा ना? सबने देखा श्वेता, जो आप बता रही हैं। श्वेता बता रही, क्योंकि देखिए एमसीडी में किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिसको देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। मारपीट हुई, कुर्सियां चली, झगड़ा हुआ, गाली गलौच हुआ। लेकिन आज मेयर के चुनाव को लेकर के क्या कुछ होने वाला है दिन भर, इस रिपोर्ट में देखिए। तोड़फोड़, मारपीट और गुंडागर्दी की ये तस्वीरें दिल्ली एमसीडी की हैं। शुक्रवार को मेयर पद का चुनाव होना था, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। बीजेपी और आप पार्षदों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, कपड़े फाड़े, माइक तोड़े और गाली गलौच की सारी हदें पार कर दी। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति को लेकर आप और बीजेपी पार्षद आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एमसीडी की बैठक बिना मेयर के चुनाव के ही स्थगित करनी पड़ी। मेयर चुनाव की अगली तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। कानून को, हर प्रकार से संविधान को ताक पर रखने का आज भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। आप पार्षदों के हंगामे के खिलाफ बीजेपी आज एमसीडी के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बीजेपी के तमाम सीनियर नेता, सांसद और विधायक धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। तो एमसीडी चुनाव में कल क्या कुछ हुआ, आज क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर के हमने ये डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, प्रदर्शन का दौर भी जारी है श्वेता। हाँ, दिल्ली में जो परेशानी है आम आदमी पार्टी की सरकार को, वो तो नई हज कमेटी की गठन को लेकर के भी ये बवाल चल रहा है। और अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी पर क्या आरोप लगाए हैं, बता देते हैं। दिल्ली में एलजी के आदेश पर नई हज कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आपके 2 विधायक और कांग्रेस के पार्षद को शामिल किया गया है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हज समिति के सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि एलजी ने सीधे अफसरों को ये नाम लिखवाए और नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ना कोई प्रक्रिया, ना कोई निर्वाचित सरकार, संविधान को हवा में उड़ा दिया। सर, आप ऐसा इसलिए करने में सक्षम हैं क्योंकि आप सर्विस इस विभाग के जरिए अफसरशाही को कंट्रोल करते हैं और अपने गैर कानूनी निर्देश लागू करवा लेते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी में डील हो गई है। कांग्रेस और भाजपा, इनमें कोई फर्क नहीं है। जब बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस उनकी मदद करती है, जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो बीजेपी उनकी मदद करती है। आपका आरोप है कि एमसीडी के सदन की कार्यवाही से बाहर रहने के बदले में कांग्रेस की नाजिया दानिश को हज समिति में सदस्य बनाया गया है। नाजिया दानिश ओखला के जाकिर नगर वार्ड से पार्षद हैं। मुझे लगता है दीपिका कि आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो हमेशा से ही रही है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, सीधे सीधे उसको बीजेपी से जोड़ दो कि बीजेपी ने ये किया है। और देखो कि इस हज वाले मामले में, इस पूरे मामले को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह खान तो पहले से ही सवालों के घेरे में है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर किया है। बिल्कुल सही कहा श्वेता, और ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति में जो एलजी और दिल्ली सरकार है उनके बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति हो सकती है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो वहां की सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना की शुरुआत वहां पर होने वाली है। इसको लेकर के नीतीश कुमार का क्या तर्क है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में आज से जाति आधारित जनगणना शुरू हो रही है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए हर परिवार का डेटा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। जीएडी ने जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण का सर्वे आज पटना से शुरू हो रहा है। इस दौरान वीआईपी इलाकों में घरों की गणना की जाएगी, जिनमें मंत्रियों विधायकों के आवास शामिल होंगे। दूसरे चरण की जनगणना 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी। इस दौरान लोगों की जाति, उपजाति और धर्म से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जाति आधारित जनगणना का मकसद
ओबीसी आबादी, उसकी स्थिति, घर संपत्ति और कारोबार की जानकारी इकट्ठा करना है। बिहार में जाति जनगणना बड़ा मुद्दा रही है। नीतीश कुमार का दावा है कि इससे समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। आबादी के हिसाब से लोगों को हक मिलेगा। सरकार ने मई 2023 तक जनगणना की प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जिला स्तर पर सर्वे की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी गई है। तो श्रद्धा, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार किस तरीके से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, बिहार की यात्रा वो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उसके बाद वो देखेंगे, क्योंकि बजट सत्र के बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश की यात्रा भी करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, चुनावी मुद्दा ये होने वाला है, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात है, सियासत तो इतनी ज्यादा इनको करनी है कि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर के निर्माण की जो फाइनल डेट बताई, उसके बाद ही विपक्षी नेता लगातार उसको लेकर के हमलावर हैं। आरजेडी के नेता जगदानंद ने तो उसको लेकर एक विवादित बयान भी दे दिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण की तारीख बताई तो राजनीति गर्म हो गई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जगदानंद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नफरत की जमीन कह रहे हैं वो राम जन्मभूमि अयोध्या जी के भीतर राम जन्मभूमि को, 4 दीवारी कह रहे हैं राम मंदिर को। मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि 2023 के अंत तक मूल गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाएगा। जनवरी 2024 में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, बीजेपी नेताओं ने नहीं बनाया। सही बात है दीपिका, मुझे लगता है राजनीति करते करते ये नेता ये सोचते भी नहीं कि वो किस बारे में और क्या कुछ कह रहे हैं। अमित शाह ने क्या राम मंदिर के निर्माण की फाइनल डेट बताई, इन विपक्षी नेताओं को तो मिर्ची लग गई मानो। सही कह रही हैं आप। और इस साल तो देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि कितने राज्य में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में बयानबाजी तो लाजमी है, बयानबाजी चुनाव के दौरान होती है, लेकिन सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मोड में आ चुकी है, खुद को ढाल चुकी है। बीजेपी भी तैयारी में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और झारखंड के दौरे पर हैं, और क्या है उनका चुनावी प्लान, इस रिपोर्ट में जानिए। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कसरत तेज कर दी है। बीजेपी का फोकस फिलहाल उन सीटों और उन राज्यों पर है जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था या कम अंतर से जीत मिली थी। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास पर निकले हैं। अमित शाह आज झारखंड की राजधानी रांची में होंगे। यहां चाईबासा में जनसभा करेंगे, साथ ही कोर कमेटी की मीटिंग भी करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। झारखंड के अलावा गृह मंत्री शाह छत्तीसगढ़ में भी सभा करेंगे और लोकसभा से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव के अभियान को धार देंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में 119 विधानसभा बूथ स्तर के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके जरिए विधानसभा चुनाव अभियान को धार दी जाएगी। साथ ही संगठन की मजबूती पर फोकस किया जाएगा। तो बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी पार्टियों के पास इस साल बहुत कम वक्त बचा है कि वो अपने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर जल्द से जल्द लगा दें। और इसी वजह से सभी जो पार्टियां हैं वो अब पूरी तरह से मिशन मोड में नजर आ रही है। तमाम सियासी दिग्गज अलग अलग राज्यों में दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच दुनिया में और क्या कुछ हलचल है वो भी दिखा देते हैं आपको सिर्फ 2 मिनट में। खौफ और दहशत का ये वीडियो मैक्सिको से आया है, जहां इस जहाज के अंदर लोग जान बचाने के लिए सीट को ढाल बनाया। बताया जा रहा है कि कुख्यात ड्रग माफिया ओविडियो गुजमैन को पकड़े जाने के बाद इस प्लेन को निशाना बनाया गया। रनवे पर खड़े इस विमान पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद यहां चीख पुकार मच गई। शूट आउट को उस वक्त अंजाम दिया गया जब ये प्लेन कुलियाकन हवाई अड्डे पर टेक ऑफ के लिए तैयार था। गोलीबारी के बाद कई सैन्य जहाज यहाँ पर उड़ते दिखाई दिए। अमेरिका के फ्लोरिडा में कल शूट आउट से हड़कंप मच गया। हमलावर ने एक रेस्टोरेंट के बाहर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। मियामी गार्डन के पुलिस प्रमुख ने कहा कि रेस्टोरेंट में वीडियो शूट के दौरान शूट आउट को अंजाम दिया गया, लेकिन मामले को दूसरे एंगल से देखा जा रहा है।
उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन के समर्थन में ये विशाल प्रदर्शन किया गया। सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के नेताओं ने प्योंगयांग के विशाल मई दिवस पर स्टेडियम को भर दिया। तख्तियों और बैनरों के जरिए किम जोंग की नीतियों की जोरदार तारीफ की गई। हालांकि इस दौरान किम जोंग स्टेडियम में मौजूद नहीं थे। चीन के खतरे के बीच ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने आर्मी कैंप का दौरा किया। ताइवान के राष्ट्रपति ने सेना की बटालियन यूनिट के साथ एयरफोर्स की एक यूनिट का दौरा किया और नए साल के मौके पर वहां पर तैनात ताइवान के जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके जरिए ताइवान के राष्ट्रपति ने संदेश दिया है कि जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने जवानों के साथ खड़े हैं, ठीक उसी तरह उनके देश की राष्ट्रपति भी उनके साथ खड़ी हैं। ये वीडियो दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू का है, जहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और सड़कों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। पेरू राष्ट्रपति दीना बोलुआटी के पद छोड़ने की मांग को लेकर पेरू के कई शहरों में रोड को ब्लॉक किया गया है। पेरू के 24 प्रांतों में से 15 प्रोविंस में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। दीपिका, ये दुनिया की खबरों में तो मुझे लगता है हर जगह ये वॉर, युद्ध की तैयारियां, इसके अलावा बर्फबारी, हमेशा ऐसी खबरें को देखने को मिलती हैं। जहां हम देख रहे हैं कि ताइवान चीन के खिलाफ अब अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, वहीं साउथ कोरिया पर नॉर्थ कोरिया अटैक न कर दे, इसको लेकर के भी आशंका बनी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के दुनिया में हालात ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। लेकिन रुक करते हैं कुछ और राजनीतिक खबरों का, जिसमें कर्नाटक की अगर बात करूं तो कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया की रैली थी, लेकिन नारे वहां पर मोदी मोदी के लग रहे थे। और इसके बाद क्या कुछ हुआ, खुद ही देख लीजिए इस रिपोर्ट में। मोदी मोदी के नारे लगते ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया असहज हो गए। वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों ने नारेबाजी बंद नहीं की। कांग्रेस नेता के सामने काफी देर तक लोग मोदी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पुलिस सिद्धारमैया को भीड़ से बाहर निकालती हुई नजर आई। इस नारेबाजी ने सिद्धारमैया को काफी परेशान किया, मगर गौरी लंकेश हत्याकांड को लेकर दिया गया उनका बयान अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। सिद्धारमैया ने गौरी लंकेश मर्डर केस में आरएसएस को घसीटा है। ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್। तो वोट की राजनीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बार बार सुर्खियों में आ जाते हैं और अब उनके बयान को लेकर के भी किस तरीके से एक मुद्दा बन चुका है। मुद्दा तो जोशीमठ का भी बना हुआ है, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं, पूरे के पूरे शहर के तबाह होने का खतरा मंडरा रहा है। और इससे कितने सारे ऐसे परिवार है दीपिका जो बेघर होने की कगार पर हैं। हालांकि जो हमें सरकार है लगातार इस पर बैठकें कर रही है और कुछ एक्शन भी लिए गए हैं, वो अपने रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जोशीमठ के घरों में पड़ी दरारें डरा भी रही हैं और शहर के अस्तित्व पर खतरा भी बनी हुई हैं। संकट इस बात का है कि खौफ के साए में रह रहे लोगों को राहत कैसे दी जाए। लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग की और जोशीमठ पर आए संकट का समाधान निकालने के लिए निर्देश दिए। सीएम ने उन सभी परिवारों को फौरन सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए जिनके घर खतरे की जद में हैं। इसके अलावा सरकार ने 6 महीने तक जोशीमठ के 600 परिवारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया। सीएम ने जोनल वाइज प्लान तैयार कर काम करने के निर्देश भी अफसरों को दिए हैं। रेस्क्यू करना पड़ा या उनके रहने के लिए अगर स्थान बनाना हो तो उसके लिए जरूरी जो काम है एसडीआरएफ भी करेगी, अन्य विभाग भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिगड़ते हालात का जायजा लेने आज खुद जोशीमठ जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने जोशीमठ मामले में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो वाकई घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें देखकर दीपिका बहुत डर लग रहा है। और उन लोगों का सोचो जिन्होंने अपने पूरा जीवन वहां पर बिताया है, और उन बुजुर्गों के आंसुओं को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे वाकई जल्द से जल्द कोई समाधान जरूर निकले इसका। और जाहिर सी बात है, जोशीमठ की खबर जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, उसे सच में इस पीड़े का वो फील कर पा रहा है, इस दर्द को, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है एक आशियाना को खड़ा करने में, और ऐसे में उनके साथ क्या हो रहा है। हालांकि सरकार इसको लेकर के कोई बड़े फैसले ले सकती है, इस पर अपडेट आगे हम देते रहेंगे आपको। लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध रुक कर लेते हैं, जहां पर जबरदस्त युद्ध चल रहा है और 2 मिनट में आपको दिखाते हैं।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक T-90M टैंक से यूक्रेन पर जोरदार हमला करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ज़पोरिजिया का है, जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोले दागे। 2 दिन पहले भी रूसी सैनिकों ने ज़पोरिजिया में रिहायशी इलाकों में मिसाइल से हमला किया था। ये यूक्रेन का खेरसोन शहर है, जो रूसी हमले में खंडहर बन गया है। दूर दूर तक सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। चारों तरफ हमले के बाद उसका मलबा बिखरा हुआ दिख रहा है। इस जोरदार गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। खेरसोन के गवर्नर यारोस्लाव यानुशेविच ने इलाके का दौरा किया और कहा कि रूस ने यहाँ पर एक फायर स्टेशन को निशाना बनाया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी सेना ने बखमुट शहर में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है। बखमुट पर कब्जे के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ताकि यूक्रेन की सप्लाई चेन टूट जाए। मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने यह सैटेलाइट तस्वीर जारी की, जिसमें यूक्रेनी ठिकाने को तबाह होते दिखाया गया है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से सैन्य मदद जारी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से पैट्रियट मिसाइल मिलने पर आभार जताया है। वहीं अमेरिका ने फिर से यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को आर्म्ड गाड़ियां देने की घोषणा की, जिस पर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को थैंक यू कहा है। वॉर जोन के बीच ये यूक्रेनी जवानों के जश्न की तस्वीर है, जिसे यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। ये सभी जवान क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। क्रिसमस के दिन ये खुद को रोक नहीं पाए और कैरल भी गाए। इसके साथ युद्ध में रूस के खिलाफ डटे रहने का संदेश भी दिया। देखिए, जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर इस वक्त फिलहाल जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की सेना हो या फिर रूस की सेना, दोनों ही सैनिक डटे हुए हैं। युद्ध चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। श्वेता, युद्ध के अपडेट तो अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन यार ये दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ हो रहा है दीपिका? मतलब हैरानी होती है देख करके कि लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आजकल रहते हैं। गुरुग्राम में एक लड़की पर एक सिरफिरे ने हेलमेट से हमला कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए आप पूरी खबर। सड़क पर एक लड़का हेलमेट से लड़की पर हमला कर रहा है। एक के बाद एक कई वार करता है। लड़की विरोध करती है और उससे बचने की कोशिश करती है। इसी बीच ऑटो चालक और आसपास मौजूद कुछ लोग लड़की को बचाने आते हैं। तभी आरोपी युवक ऑटो चालक पर भी हेलमेट से वार करता है। ये सीसीटीवी वीडियो साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर लौट रही लड़की पर उसके पड़ोसी युवक ने ही हमला बोल दिया। युवती के मुताबिक वो घर जाने के लिए ऑटो में बैठी थी। तभी आरोपी कमल आया और बाइक पर बैठने के लिए कहने लगा। उसने ऐसा करने से मना किया तो कमल ने हेलमेट से हमला बोल दिया। पहले मुझे मारना शुरू किया, फिर मेरे ऑटो वाले को मारना शुरू किया और गंदी गंदी गालियां बकी। वारदात 5 जनवरी की रात करीब 11 बजे की है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। आईपीसी के अनुसार इसमें अभियोग दर्ज करके और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जल्दी ही हम इसमें शीघ्र ही इनको अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वाकई बेटियों के साथ ऐसी हरकतें और ऐसी घटनाएं शर्मसार करने वाली है कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं जहां बेटियों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। और एक मामला दीपिका खत्म होता नहीं कि दूसरा ऐसा मामला सामने आ जाता है। अभी दिल्ली पुलिस जो कंझावला मामला है उसी को लेकर सच की तलाश में लगी हुई है। सच की तलाश में लगी हुई है और इसी बीच अंजलि के दोस्त की भी अब इस पूरे केस में एंट्री हो चुकी है। और दूसरी तरफ निधि, वो लड़की जो हादसे के दिन अंजलि के साथ मौजूद थी। और इस पूरी खबर को लेकर के फ्रेश अपडेट क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। कंझावला केस में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। जैसे ही पुलिस मामला सुलझाने की उम्मीद कर रही है, उसमें एक नया किरदार जुड़ जाता है और गुत्थी फिर उलझ जाती है। अंजलि की दोस्त निधि के बयानों ने मामला उलझाया तो अब अंजलि का एक और दोस्त सामने आया है, जो उस दिन होटल में मौजूद था। उसके बयान के बाद मामला एक बार फिर उलझता नजर आ रहा है। निधि अपने पैसों के चक्कर में चाबी मांग रही थी, मेरी चाबी दे, वो पैसे मांग रही थी सर कि मेरे पैसे दे। इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। अब तक जांच में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिससे अंजलि की मौत की गुत्थी भी उलझ चुकी है। वहीं पूरे मामले में 7वें आरोपी अंकुश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंकुश खुद ही सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर करने पहुंचा था। अंकुश को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड मांगेगी।
इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी आशुतोष को कोर्ट में पेश किया और उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया है। अब पुलिस सभी आरोपियों को साथ बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। तो कंचावला केस में दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार बयानों को क्रॉस चेक कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है सुलझने की जगह ये जो पूरी गुत्थी है वो उलझती जा रही है। इस मामले में रोजाना जो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी जो तार जोड़े जा रहे हैं, कनेक्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद कई अपडेट सामने आए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज और क्या कुछ होगा वो आगे भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं देश की और कौन सी बड़ी खबरें आज सिर्फ 2 मिनट में। बीजेपी की फायर ब्रांड सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ खुलेआम सियासी जंग का ऐलान कर दिया है और उन्हें सावधान रहने की नसीहत भी दे दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध में बोलने वालों को जवाब देने के लिए। और गोविंद सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए, अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं, पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। तरह से तैयार है। इंदौर उत्साहित है, मध्य प्रदेश उत्साहित है। और प्रसन्नता की बात यह है कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये जनता का कार्यक्रम बन गया है। इंदौर वासियों ने अपने घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे दोनों खोल दिए हैं और यहां तक कहा कि होटल में ठहरने की क्या जरूरत है, घर पे आइए। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आपके प्रदेश संयोजक अरुण हुड्डा ने आज संदीप सिंह के घर का घेराव करने का ऐलान किया है। इससे पहले कल संदीप सिंह के निजी स्टाफ से भी पुलिस ने पूछताछ की और छेड़छाड़ के मामले में बयान को दर्ज किया। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक संदीप सिंह के स्टाफ से जवाब तलब किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 10 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान में स्टडी टूर पर रहेंगे। राहुल गांधी जोधपुर, पोखरण और जैसलमेर बॉर्डर एरिया का दौरा करेंगे। बता दें कि राहुल डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में चेयरपर्सन हैं, जिसको देखते हुए इनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल और उनके काफिले की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी भी तैनात रहेगी। बीजेपी मिशन तेलंगाना में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 119 विधानसभा बूथ स्तर के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसका मकसद कार्यकर्ताओं से जोड़ना है, जिनकी संख्या हजारों में होने की उम्मीद है। देश और दुनिया की तमाम खबरें दीपिका हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा मुद्दा आजकल बना हुआ है वो धर्म परिवर्तन का। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है और चिंता की बात है भी, और ऐसे में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन एक और मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है, वो है बीजेपी लीडर्स को धमकी देने का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और महिलाएं भी नजर आ रही हैं। इसी कमरे में एक महिला हाथ में किताब लेकर खड़ी है, वो कुछ पढ़ती भी है। कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं तो कुछ बच्चे एक पलंग पर हैं। महिला जो भी बोलती है, कमरे में मौजूद लोग भी उसे दोहराते हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। आरोप है कि यहाँ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई। उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा गया और लालच भी दिया गया। जबरन धर्मांतरण से जुड़े इस मामले में उद्धव नागनाथ कामले नाम के शख्स ने आलंदी पुलिस से शिकायत की। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने सुधाकर बाबूराव सूर्यवंशी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सभी पहलुओं से जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने का दावा किया है। तो आपने देखा किस तरीके से ये कट्टर जो संगठित है, ये संगठन लगातार बीजेपी और हिंदुत्व के नेताओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं। लिहाजा सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है। सरकार अलर्ट मोड पे है, लेकिन एक के बाद एक जो तमाम खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं। चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वीर सिंह सैनी को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी वाला मैसेज मिलने से हड़कंप मच गया। मैसेज में साफ साफ लिखा है कि बीजेपी छोड़ दो वरना परिवार समेत मारे जाओगे। इसी मैसेज में ये भी लिखा गया है कि बीजेपी आरएसएस मिनिस्टर्स और इंडियन आर्मी को निशाना बनाएंगे। धमकी देने वाले ने खुद को लश्कर खालसा का प्रवक्ता बताया है। इस मैसेज के मिलने के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने पूरा मामला साइबर सेल को भेजा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि केस दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।
पुलिस ने जल्द ही धमकी देने वालों का पता लगाने का भी वादा किया है। थाना छजलेट पर एक सूचना दर्ज कराई गई है जिसमें उनको अज्ञात नंबर से धमकी दी गई है। इस सूचना को तत्काल दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद की तरह ही मुंबई में भी बीजेपी नेता तेजेंद्र सिंह तिवाना को धमकी भरा मैसेज मिला है। इस मैसेज में भी बीजेपी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। ये धमकी भी खालसा ग्रुप की ओर से ही दी गई है। पीड़ित नेता ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। मुझे लगता है दीपिका राउंड लगाते लगाते कुछ ज्यादा दूर निकल गई है। अरे हाँ, आ गई दीपिका। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं। रामपुर में बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को धमकी मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और खबर ये भी है कि घनश्याम लोधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। लश्कर खालसा ने बीजेपी सांसद को धमकाया है। घनश्याम लोधी ने एसपी रामपुर से शिकायत भी की है। तो देखिए कैसे बीजेपी नेताओं को धमकी देने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। कई शहरों से ऐसी खबरें सामने आई है और इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को धमकाया गया है। जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। लश्कर खालसा ने बीजेपी सांसद को धमकाया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आपने श्वेता बता दी है, लेकिन देश और दुनिया में काफी कुछ वायरल भी हो रहा है। 2 मिनट के इस वायरल सेगमेंट में आप वो वीडियोस भी देख लीजिए, वो खबरें भी जान लीजिए कि चल क्या रहा है देश में। वीडियो में देखिए कुछ महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई हैं। पास में ही एक बाइक खड़ी है जिस पर एक शख्स सवार है। वहीं उसका दूसरा साथी यहां चुपके से आता है और इस महिला के कान से उसकी बाली छीनने की कोशिश करता है। पहली बार में तो ये कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन धक्का मुक्की के बीच ये बदमाश कान की बाली लेकर यहां से रफू चक्कर हो जाता है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो पंजाब के लुधियाना से आया है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर बिहार के वैशाली से आई है, जहां पर ये बदमाश दिन दहाड़े बाइक से 40,000 रुपए उड़ा लेता है और बाइक सवार अपने साथी के साथ यहां से फरार हो जाता है। बाइक पर युवक और युवती यहां पर आकर रुकते हैं, फिर मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान ये बदमाश आधमकता है। काफी देर मुआयना करने के बाद जेब में रखी अपनी चाबी से बाइक की डिक्की खोलता है। बेखौफ होकर उसमें रखे पैसे को उड़ा लेता है। वीडियो मध्य प्रदेश के कटनी से आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस कटीले तार में ये तेंदुआ फंसा हुआ है, जिससे ये तेंदुआ निकलने की कोशिश करता है पर उससे बाहर नहीं निकल पाता है। और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना मिली तब टीम के साथ तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित निकाल लिया गया। गाँव वालों ने तेंदुए के फंसे होने की सूचना दी थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। ये वीडियो कजाकिस्तान का बताया जा रहा है। इसमें दावा किया गया है कि वहाँ का तापमान -56 डिग्री है। इस भीषण ठंड की वजह से सड़क के किनारे एक हिरन जमकर खड़ा हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो वो कोई पुतला हो, लेकिन जब कुछ लोग हिरन को देखकर उसके करीब गए तो उसमें जान आ गई और वो भागने लगा। हालांकि कुछ दूर भागने के बाद वो फिर से फ्रीज हो जाता है। बाद में स्थानीय लोग हिरन को पकड़कर उसके शरीर पर जमी बर्फ निकाली ताकि उसे राहत मिले। घने काले धुएं के गुबार की ये तस्वीर हैदराबाद से सामने आई है। वीडियो में देखिए इसका काला धुआं आसमान को छूने को आमादा है। बीच बाजार में जब इस होटल में आग लगी तो पूरे इलाके में दहशत मच गई। इस अग्निकांड में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होटल में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन एक्शन में है। तो हमने आपको कुछ हैरान करने वाले वीडियोस दिखाए, लेकिन दीपिका एक हैरान करने वाली खबर तो एयर इंडिया वाली भी है, जिसने पूरे देश को हैरान परेशान कर दिया कि ये चल क्या रहा है। सही कहा। और याद होगा आपको एयर इंडिया में किस तरीके से महिला से बदसलूकी की थी, उसको लेकर के उस शख्स की कंपनी ने नौकरी से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी ने नौकरी से बाहर कर दिया है। शंकर मिश्रा वेल्स फार्गो नाम की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा था। इस घटना के बाद कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि यह हरकत बेहद शर्मनाक है। वेल्स फार्गो की ओर से बयान जारी कर कहा कि हम कर्मचारियों के प्रोफेशनल और पर्सनल बिहेवियर को लेकर उच्चतम मानकों को रखते हैं। कर्मचारी की इस तरह की हरकत बेहद परेशान करने वाली है। शंकर मिश्रा पर लगे आरोपों के बाद उन्हें बर्खास्त किया गया है। वहीं आरोपी के पिता ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है। ये इमेज खराब करने वाली बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ सच्चाई से हटके प्रेजेंट किया जा रहा है। फ्लाइट में महिला के साथ हुई अभद्रता को लेकर एयर इंडिया ने आज फिर से पायलट और सह पायलट समेत क्रू मेंबर को तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को बुलाने के बाद भी ये हाजिर नहीं हुए, लिहाजा आज फिर से इन्हें आने को कहा गया है।
समझ नहीं आता कि ऐसी हरकत कोई कर कैसे सकता है, लेकिन सवाल मुझे लगता है श्वेता वहाँ के फ्लाइट के क्रू मेंबर्स पर भी उठ रहे हैं। सवाल कई तरीके के हैं और कड़ी कार्रवाई इसके लिए होनी भी चाहिए ऐसे लोगों पर, ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। वैसे कड़ी कार्रवाई तो अमरोहा के स्टंटबाजों पर भी होनी चाहिए, जो न सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी इस तरीके से खतरे में डालते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अमरोहा के स्टंटबाजों ने किया क्या है। गाड़ी की स्पीड काफी स्लो है, लेकिन इसमें बैठे रईसजादों की करतूत तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रही हैं। बोलेरो कार में सवार लड़के और लड़कियां स्टंट करने में मस्त हैं। एक लड़का और लड़की कार के बोनट पर बैठे हैं, जबकि कार की दोनों खिड़कियों पर भी लड़के खड़े हैं और वो भी स्टंट कर रहे हैं। वीडियो अमरोहा का है। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक ये स्टंटबाजी नेशनल हाईवे 9 पर की गई। वीडियो वायरल होने के बाद अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। इससे पहले भी अमरोहा में सड़क पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो चुके हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों और दावों के बाद भी रईसजादों की मनमानी थम नहीं रही और खुलेआम हाईवे पर स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। नया वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। तो ये तमाम खबरें जब आती है वाकई चौंकाती है कि कैसे कोई सिर्फ स्टंटबाजी के लिए, अपने शौक के लिए दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। और इनकी गर्मी ना वहाँ की पुलिस जरूर उतारेगी और उतारनी भी चाहिए, क्योंकि यही स्टंटबाजी और कलाकारी करने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हालांकि हादसे आजकल ठंड और कोहरे की वजह से भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं और आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप भी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए और इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। दिल्ली और पूरे उत्तर भारत को अभी ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 8 से 10 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान, झारखंड और हिमाचल में भी शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। तो यूपी में ठंड से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। दिल्ली वालों को ठंड, कोहरे और शीतलहर से पहले ही मुश्किल बढ़ी हुई है, लेकिन ठंड में बढ़ते प्रदूषण ने राजधानी के लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रैब 3 की पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है, जिससे तत्काल प्रभाव से गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लग जाएगा। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ राज्य के 11 शहरों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुँच गया है। केलांग का तापमान यहाँ -11 डिग्री पहुँच गया है। वहीं कल्पा और नारकंडा में तापमान -4 और 2.2 डिग्री पर आ गया है। वहीं सोलन, कुफरी में माइनस में तापमान पहुँचने की वजह से नदी नाले भी जमने लगे हैं। मैदानी राज्य बिहार में भी सर्दी ने लोगों की कंपकपी छोड़ा दी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने कहर बरपा रखा है। ये तस्वीर कैलिफोर्निया की है, जहां पर भारी बारिश के बाद हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। शहर में सैलाब जैसे हालात हैं। एक घर पर पेड़ गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। लोगों को जोखिम वाले इलाकों को खाली करने की हिदायत दी गई है और घर से नहीं निकलने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका के सांता क्रूज काउंटी में भी बर्फीले तूफान ने काफी कहर बरपाया। यहाँ काफी तादाद में घर जमींदोज हो गए। सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसको देखते हुए लोगों को बीच पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। शहर में जेसीबी मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जो लोग हमारी तरह देखिए सुबह उठ रहे हैं, उन्हें तो पता होगा कि कितनी ठंड दिल्ली एनसीआर में, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं श्वेता, मुझे लगता है उत्तराखंड, नैनीताल, हर तरफ ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के भी हाल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इस मौसम में किसी को मुश्किल होती है तो वो है बेघर लोगों। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर तो सिर पर छत भी नहीं है, ना ही गर्म कपड़े। ऐसे में जितनी ज्यादा हो सके हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हम हमारे अंदर क्षमता है, अगर कैपेबल है हम, तो दूसरों की मदद जरूर करें। लेकिन अब तस्वीर दिखा देते हैं राजकोट से, जहां श्रीलंका के साथ T20 का तीसरा मैच होना है और उससे पहले टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो कैसे बेकरार नजर आए, बेताब दिखाई पड़े, वो देख लीजिए आप। लोक गीतों की धुन पर लोक नृत्य करते कलाकारों ने अनूठे अंदाज में टीम इंडिया का स्वागत किया। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जैसे ही राजकोट पहुंचे, उनका स्वागत गुजरात की स्थानीय परंपरा के तहत हुआ। टीम की बस से उतरे खिलाड़ियों को माला पहनाई गई।
यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद लड़कियों ने नृत्य के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया। खिलाड़ियों को तिलक लगाया और माला भी पहनाई गई। भारत श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज राजकोट में खेला जाना है। सीरीज के निर्णायक मुकाबले के लिए भारतीय टीम के राजकोट पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह नजर आया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस काफी बेताब दिखाई दिए। तो मैं तो आज ये मैच देखने वाली हूँ दीपिका, क्योंकि 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें हैं और आज तो टीम इंडिया को जीतना ही होगा ये सीरीज अपने नाम करने के लिए। सही कहा, और दोनों ही टीम 1-1 मैच जीत चुकी है। ऐसे में किसी को आगे निकलना है तो एक टीम को आज अपनी जीत पक्की करनी होगी। और ऐसी कुछ और स्पोर्ट्स जगत की खबरें 2 मिनट के सेगमेंट में आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच आज आखिरी T20 मुकाबला है। दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं और भारतीय टीम अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। बता दें कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। इस दौरान 5 में से 4 सीरीज में टीम इंडिया जीती है, वहीं एक सीरीज ड्रॉ रही थी। न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज के दौरान T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, तो वहीं विराट और रोहित इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की घरेलू सीरीज के लिए टीम की घोषणा अभी नहीं की गई है। इस टीम की घोषणा नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। न्यूजीलैंड के साथ पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज 18 जनवरी से शुरू होगी। उसके बाद 27 जनवरी से T20 सीरीज खेली जाएगी। एशिया कप कैलेंडर लॉन्च पर पीसीबी और एसीसी आमने सामने हैं। दरअसल एसीसी चेयरमैन जय शाह ने साल 2023-24 के लिए एशिया का क्रिकेट स्ट्रक्चर और क्रिकेट कैलेंडर जारी किया है, जिसमें एशिया कप का शेड्यूल भी है। इस पर पीसीबी के नए मुखिया नजम सेठी ने इसे एक तरफा कैलेंडर करार दे दिया, जिस पर एसीसी ने जवाब दिया कि यह शेड्यूल डेवलपमेंट कमेटी एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी की मीटिंग में पास हुआ है। कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए ऋषभ पंत का लिगामेंट सर्जरी लंदन में हो सकता है। बीसीसीआई के मुताबिक पंत जैसे ही उबरते हैं तो डॉक्टर उनकी लिगामेंट सर्जरी को लेकर फैसला करेंगे। पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिनशो पारदीवाला की देखरेख में चल रहा है। बता दें कि पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं और अब उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के वार्नर कप्तानी संभाल सकते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में अगले सप्ताह से हॉकी का विश्व कप शुरू हो रहा है। इस बीच ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा की है। विश्व कप जीतने पर टीम के हर खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। पटनायक राउरकेला में वर्ल्ड कप गांव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उसी समय उन्होंने इनाम की घोषणा की थी। टूर्नामेंट 13 जनवरी से शुरू होगा और 29 जनवरी को खिताबी भिड़ंत होगी। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि पूरे देश को चिंता है जोशीमठ के लोगों की। ऐसे में जो उत्तराखंड सरकार है वो फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुकी है। जोशीमठ का ये जमीन धंसने वाला मामला, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जो है वो जोशीमठ जाने वाले हैं, वहां का हालात जानेंगे। उत्तराखंड के सीएम ने कल इस पूरे मामले को लेकर के बैठक और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में डेंजर लोगों की मदद करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के कल जो मीटिंग मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, उसमें सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराने का काम शुरू किया जाए। और साथ ही जब तक उनकी तकलीफ कम नहीं होती, यानी कि बीते आने वाले 6 महीने तक 4000 रुपए हर उस परिवार को दिया जाएगा जो इस वक्त मुश्किल की घड़ी में वहां पर रहने के लिए मजबूर है। तो ये बड़ी खबर जोशीमठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर जो उत्तराखंड सरकार है वो एक्शन मोड में है। और बहुत बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है। आज वो खुद जाने वाले हैं जोशीमठ और वहां का जायजा लेंगे। तो वो तस्वीर भी आप तक हम आगे पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते तेलंगाना की, जहां कामारेड्डी जिले में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसान नाराज क्यों हैं, वो आपको इस रिपोर्ट को देखकर पता चलेगा। भारी भीड़ जुटी, हंगामा हुआ और पुलिस भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करती रही। प्रदर्शनकारी गेट के ऊपर चढ़े और उसे पार करके दूसरी साइड चले गए। लोगों को समझाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और काफी देर तक हंगामा होता रहा। तस्वीरें तेलंगाना के कामारेड्डी की हैं, जहां किसानों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जमकर प्रदर्शन किया। किसान नगर पालिका के मास्टर प्लान को लेकर नाराजगी जताने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे।
इस दौरान किसानों के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय और कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। किसानों के साथ बीजेपी ने टीआरएस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। टीआरएस सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर आक्रोश जताया। पूरा विवाद शहर के लिए मास्टर प्लान के मसौदे में किसानों की जमीन को कथित तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने को लेकर शुरू हुआ है। तो किसान नाराज है, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि तेलंगाना में क्या कुछ उनके लिए, उनकी मांगों पर क्या कुछ ध्यान दिया जाता है या फिर इसी तरीके से ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहता है। हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो इस किसान आंदोलन में देखिए किसानों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ और खबरें आपको इस बुलेटिन में दिखा देते हैं। 2 मिनट के अंदर आप देख लीजिए फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में, यानी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। शाहरुख खान और उनके एक फैन का सवाल जवाब काफी वायरल हो गया है। शाहरुख के एक फैन ने ट्वीट करके उनका OTP मांग लिया, जिस पर शाहरुख ने बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। शाहरुख ने कहा कि जब वे कुछ ऑर्डर करते हैं तो सामान खुद घर पर डिलीवर हो जाता है। शाहरुख के इस फैन को मुंबई पुलिस ने भी जवाब दिया और ट्वीट करके 100 नंबर OTP का दे दिया। पर फिर सनी देओल सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले हैं। उनकी फिल्म गदर 2 इस साल रिलीज होने वाली है। अमीषा पटेल ही इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हैं। वहीं इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में सनी का फर्स्ट लुक सामने आया है। सनी देओल हाथ में चक्का उठाकर 22 साल पुरानी याद को ताज़ा करते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में बेटी वामिका के साथ वृंदावन पहुंचे थे, जिसका वीडियो सामने आया है। दोनों श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से मिलने पहुंचे थे। दोनों के साथ उनकी बेटी वामिका भी मौजूद थी। विराट और अनुष्का ने अपने इस मथुरा वृंदावन विजिट को भी मीडिया की नजरों से दूर रखा था, लेकिन फैन ने उनका आश्रम के अंदर का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे बड़े पर्दे के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब OTT प्लेटफॉर्म पर अपना जादू चलाएंगी। दरअसल अनन्या पांडे ने अपनी कुछ फोटो शेयर की हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है कि फिल्म पर सब कुछ बेहतर है। मुझे लग रहा है श्वेता आज का जो टेम्परेचर है वो 1 या 2 डिग्री से कम ही होगा। इतनी ज्यादा ठंड दिल्ली NCR में इस वक्त पड़ रही है। जरा एक बार बाहर निकल करके आप भी देखिए, हमारी तकलीफ को महसूस करिए। हाँ, वैसे तो ठंड मुझे पसंद है, लेकिन वाकई ये तो ज्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली में नहीं, हम जरूर शिमला में हैं, नैनीताल में हैं या फिर कश्मीर में हैं। वैसे हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने दिल्ली के अक्षरधाम से एक रिपोर्ट आपके लिए भेजी है ठंड से जुड़ी हुई, वो आप देख लीजिए। जनवरी के महीने का ये पहला सप्ताह खत्म होने वाला है और इसके साथ साथ जो ठंड है वो भी अपने परचम पे है। तापमान की बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस है, वही अधिकतम तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हवा की गुणवत्ता भी अभी बेहद खराब है, यानी कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 371 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ परेशान कर रहा है तो है कोहरा और धुंध। अभी देखिए समय जो है वो तकरीबन 7 बज रहा है और 7 बजे जो है ऐसे हालात हुए हैं कि आपको समझ में आएगा तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके का यहाँ पे पूरा का पूरा कोहरा छाया हुआ है। जरा देखिए, ये कोहरे की चादर में पूरा का पूरा अक्षरधाम मंदिर आपको दिखाई देगा। ये फ्लाईओवर है और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको कोई भी मंदिर जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कोहरे की चादर दिखाई देगी और कोहरे की चादर में समाया हुआ अक्षरधाम मंदिर। गाड़ियां देखिए, ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन गाड़ियां बेहद ही धीरे धीरे रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं ताकि किसी भी तरीके का कोलिजन ना हो, टकराव ना हो, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, विजिबिलिटी इतनी कम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहला सप्ताह है जनवरी का जो अब खत्म होने वाला है और इतना ज्यादा ठंड है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिलिंग कोल्ड्स आ रहे हैं और उसके बाद जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो खासा जो उनको दिक्कत है वो महसूस हो रही है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली। गलत बात है श्वेता, इतनी ठंड की तो उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ठंड तो वाकई उत्तर भारत में तमाम शहरों को परेशान कर रहा है, क्योंकि कोहरा, ठंड
ठंड और ये बर्फीली हवाएं हैं, लोगों को गलन का सामना करना पड़ा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर भारत में कोल्ड वेव और कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्दी जानलेवा साबित हो रही है। जरा ठंड का असर देखिए, कानपुर में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 घंटे में 25 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों की जान पर बनाई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात करें तो 11 शहरों का तापमान -डिग्री में है। केलांग का तापमान -11 है। किन्नौर के कल्पा और शिमला के पर्यटन स्थल नारकंडा का न्यूनतम तापमान -4 और -2.2 है। सोलन, मनाली, कल्पा, सुंदरनगर, भुंतर, रिकांगपियो और कुफरी में माइनस में तापमान पहुंचने के चलते नदी और नाले तक जमने लगे हैं। यानी कि इतनी ज्यादा यहाँ ठंड है, -डिग्री में तापमान होने की वजह से अब जो पानी है वो बर्फ में बदलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे कानपुर में जो खबर आई है उसके बारे में सोचो, जहां 25 घंटे में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हो गई है। और चलिए श्वेता, चलते चलते इस बुलेटिन के अंत में आज की जो दिन भर की 5 सबसे टॉप न्यूज है, बड़ी खबर है जिस पर जबरदस्त हलचल रहने वाली है, वो दर्शकों को बता देते हैं। तो सबसे पहली खबर है, दिल्ली आबकारी घोटाले में दाखिल चार्जशीट पर आज सुनवाई होने वाली है। इस खबर पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। और इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चिदम्बरम के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस पर भी अपडेट आप टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। इसके अलावा कल दिल्ली के सिविक सेंटर में आपने देखा कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई हुई। इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ और झारखंड के चुनावी दौरे पर हैं। इसको लेकर के तैयारी पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा बिहार में आज से शुरू होने वाली है जाति आधारित जनगणना। इस पर भी पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, क्योंकि इस पर भी जाहिर तौर पर सियासत तेज होने वाली है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं, ये वो खबरें हैं जिन पर पूरे दिन हमारी नजर आज रहने वाली है। लेकिन